नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ से आई है। छत्तीसगढ़ की ये कहानी रोशनी जी ने भेजी है। रोशनी जी की ये कहानी को लगभग 25 साल से ऊपर हो चुका है। तो क्या हुआ था रोशनी जी के साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। मैं जब अपनी माँ के पेट में थी और तभी मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। मेरे माँ को शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे और इन 2 साल में माँ के ऊपर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हर कोई ससुराल वाले कहने लगे कि तू कुलच्छनी है, तू मेरे बेटे को खा गई, तू जब से इस घर में आई है तब से हम लोग को बर्बाद कर दिया। तरह तरह के उलाहना सब मेरे माँ को देने लगे थे। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो मेरे पिताजी से बहुत प्यार करती थी। पिताजी भी बहुत मम्मी से प्यार करते थे। आखिर इन बातों को मेरे नाना जी को पता लगा कि माँ के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है। आखिर बाप का कलेजा फट गया। वो माँ के दुख को देख नहीं सके और वो माँ को लेकर अपने घर चले आए। मेरा जन्म तो नानी के घर पे ही हुआ और नाना ने मेरा नाम रखा था रोशनी। मेरा लालन पालन बड़े बढ़िया ढंग से हुआ। नाना नानी ने मुझे इस लायक बनाया, पढ़ाई लिखाई कराई कि मैं किसी जोग बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। हाँ, उस घर में कुछ लोग थे जो मुझसे ज़रूर चलते थे, लेकिन मैं बड़ी होती जा रही थी, हर चीज़ समझ रही थी, दुनियादारी समझ रही थी। माँ को मैं दिलासा देती थी कि माँ, कुछ दिन की बात है, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं जॉब को तलाशूंगी और इसके बाद हम लोग जॉब पर चले जाएंगे और तुम तो मेरे साथ ही रहना। इस घर को हम लोग छोड़ देंगे। आखिर नाना नानी कब तक जिंदा रहेंगे? वो भी तो हमारे चक्कर में बात सुन रहे हैं। लेकिन माँ कहते कि नहीं, जब तक नाना नानी जिंदा है हम इस घर को छोड़ेंगे नहीं। वो इस जिद पर अड़ी रही थी। आखिरकार मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं जॉब की तलाश में लग गई थी। मैं दिन रात मेहनत कर रही थी जॉब के लिए, भाग दौड़, जिसमें मेरे नाना भी मेरे साथ दे रहे थे। आखिरकार मुझे एक जॉब मिल गई जो कि दूसरे शहर में थी। और जॉब की खुशी तो मुझे थी ही, मेरी माँ भी बहुत खुश थी। अब कैसे उस अनजान शहर में जाया जाए? मैं तो कभी उस शहर में गई नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी। मुझे इस चीज़ का ज़रा भी डर नहीं था कि हम अनजान शहर में जाएंगे, वहाँ नौकरी करेंगे, वहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। मैं इस बात को परवाह बिल्कुल नहीं कर रही थी। मुझे पता था कि मुझे क्या क्या करना है। अब हम नाना नानी से इजाज़त लेकर के हमें अपने माँ के साथ उस शहर की तरफ चल पड़ी थी। नाना बुजुर्ग हो चुके थे, वो कह रहे थे कि मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, आप नहीं जाओगे, आप यहीं पर रहो। हाँ, जब हम लोग सेटल हो जाएंगे फिर हम आएंगे,
और फिर आपको हम ले चलेंगे अपने उस शहर में। हम उस शहर में पहुंच गए थे और एक गेस्ट हाउस में हमने रहने का इंतज़ाम किया। हालांकि वो गेस्ट हाउस भी हमारी बजट में नहीं था, लेकिन नाना ने कुछ रुपए माँ के पास सेविंग के लिए दिया था ताकि हम लोग उससे अपना गुजारा कर सकें। हम अगले दिन जा कर के ऑफिस में ज्वाइन कर लिया था। ऑफिस के लोग भी मिलनसार लोग थे, लेकिन मैंने ज़रा भी उनको भनक नहीं लगने दिया कि मैं दूसरे शहर से आई हूँ। किसी को इस बात का हवा भी लगने नहीं दिया था। मैं दिन भर काम करके और फिर मैं अपने गेस्ट हाउस में आ जाती। इस तरह हफ्ता दिन निकल चुका था। अब ये जो गेस्ट हाउस का किराया था वो तो कुछ ज़्यादा ही महंगा था, लेकिन करें क्या, रुकना तो था ही हमें। और इसी बीच हमने एक प्रॉपर्टी डीलर से बोल रखा था कि भाई हमें वन रूम सेट का कोई कमरा हमें किराए पर दिला देना। वो डीलर जो था बोला कि हाँ, हम कोशिश करेंगे, आपको जल्दी से दिलवा देंगे। और एक शाम को जब मैं ऑफिस से निकली तो डीलर के पास पहुंची। डीलर ने मुझे देखते ही कहा कि मैंने आपके लिए कमरा देख लिया है। वो कमरे के बारे में बताने लगा कि वो कमरा है 2 रूम का है और एक ही मंजिल बना हुआ है और पॉश इलाके में है और कमरा आपका बजट में है कि मैंने अपना बजट उसको बता दिया था। तो मैं कहने लगी इतनी पॉश इलाके में है तो इतना सस्ता क्यों है। वो कहने लगा कि देखो जी, घर पुराना है, लेकिन आप लोगों को क्या है, आपको तो बस रहना ही है वहाँ पर। मैंने बोला हाँ, और क्या करना है हमें, नहीं कब दिखा दोगे। वो कहने लगा कि आप जब कहो तब। मैंने बोला ठीक है, हम माँ के साथ आपके पास आते हैं। और उसी दिन हमने जा कर के वो कमरा देख लिया था। माँ को वो कमरा पसंद आ गया था। एक तो बिल्कुल शांत इलाका था और कमरा भी ठीक ही ठाक था। बाहर से देखने में पुराना तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन अंदर में कंडीशन थोड़ी अच्छी थी। 2 रूम का कमरा था, किचन था, बाथरूम था, आगे भी खुला जगह था और पीछे साइड में भी खुला जगह था। अब हम उस मकान में आ गए थे। उस मकान में पहले ही से कुछ फर्नीचर थे जो मकान मालिक के होंगे और वो हमें इस्तेमाल करना था। वो पलंग था, कुछ कुर्सियाँ थी और कुछ बाथरूम में रखे बर्तन थे, कुछ किचन में भी थे, लेकिन सिर्फ हमने वो पलंग को इस्तेमाल किया था और कुर्सी वगैरह को। बाकी जो भी बर्तन था वो हमने एक जगह बांध करके रख दिया था। और हम नए बर्तन किचन के लिए लेके आए थे ताकि हम नए जगह पर नए बर्तन से अपना गृहस्थी स्टार्ट कर सकें। पहला ही दिन था और शाम को हम जब ऑफिस से आए थे तो देखा कि मम्मी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, सब्जी वगैरह काट रही थी। मैं भी अपने फ्रेश होकर के और मम्मी के काम में हाथ बटाने लगी। मम्मी खुश लग रही थी। वो मेरे ऑफिस का हालचाल पूछ रही थी कि बेटा क्या क्या हुआ तेरा ऑफिस में। और मैं एक एक बात बताने लगी कि माँ, ऑफिस के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी मदद भी करते हैं काम में। माँ भी खुश थी और इस तरह खाना पीना बन चुका था। हम लोग खाना पीना खा करके अपने कमरे में आ गए थे सोने के लिए। एक कमरा तो हमारा पूरी तरह से खाली ही था, उसमें तो अभी कोई सामान हमने रखा ही नहीं था, ना हमारे पास था ही। तो एक ही कमरे में माँ बेटी हम एक ही पलंग पर हम बिस्तर अपना लगा चुके थे और हम सोने जा रहे थे। और तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। माँ पलंग से उतर रही थी ताकि जाके देखें, लेकिन मैंने माँ को मना कर दिया कि माँ रुक जाओ, मैं जाके देखती हूँ,
शायद बिल्ली होगी। मैंने शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गई हूँ। हाँ, फिर मैं किचन की तरफ चल दिया। जब किचन के पास पहुंची तो मैंने देखा दरवाज़ा तो बंद है। तो आखिर बिल्ली अंदर घुसी तो कैसे घुसी? हाँ, मैं दरवाजे के जैसे ही पास पहुंची तो मुझे अंदर में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई भारी बूट पहने हुए हो और वो फर्श पर चल रहा हो। जूतों की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई जूता पहन रखा हो और वो किचन के अंदर में चल रहा हो। वही आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही थी। मैं एक पल तो समझ नहीं पाई कि बंद किचन में भला कौन होगा। हम लोग तो देख करके किचन बंद किए थे, और हमारे घर में आएगा कौन? आगे का भी गेट बंद है, पीछे का भी गेट बंद है। फिर तो इस घर में किसी को आने का मतलब ही नहीं होता है। और जैसे ही मैं उसका सांकल खोलने लगी और वो जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन मैं तब तक दरवाज़ा खोल चुकी थी। उसमें लाइट जल रही थी और मुझे किचन के स्लैब पर एक काले रंग की परछाई, इंसानी परछाई दिखाई पड़ी। और एक पल तो मैं डर ही गई थी कि ये परछाई किसकी है। लेकिन अगले पल ही वो परछाई गायब हो चुकी थी। मैं एकदम चौंक गई कि अभी हमने इस जगह पर परछाई देखा कि कोई इंसानी परछाई काले रंग की, और आखिर वो कहाँ गई, कौन थी वो? लेकिन मैं पूरे किचन में देख लिया, मुझे तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। बर्तन जरूर गिरे हुए थे और मैं बर्तन उठा करके उस जगह पर रखने लगी। मुझे लगा कि ये मेरे मन का भ्रम है, शायद ऑफिस का काम के टेंशन से ऐसा मुझे हो रहा है। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है, मुझे नींद लेना चाहिए। और फिर मैं किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद करके और माँ के पास लौट गई। माँ कहने लगी, क्या हुआ था बेटा? वो बर्तन की आवाज़ आई थी। मैंने कहा, हाँ माँ, शायद बिल्ली ही गिरा गई होगी। और मैं फिर बात को घुमा दिया कि मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा था। उस बात को बिल्कुल छिपा दिया था, कहीं माँ डर न जाए। माँ भगवान का पूजा करती थी और मेरे पापा को हमेशा याद करती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी। उनका तस्वीर वो संभाल कर रखी हुई थी और घर के कोने में उन्होंने टांग रखा था, और पूजा भी किया करती थी पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर के। और मैं जानती थी कि मम्मी थोड़ा डरपोक है, और इसीलिए मैं वो बात को छिपा गई थी ताकि मम्मी परेशान ना हो, डरे नहीं। अब फिर हम लोग सो गए थे। उस रात तो और विशेष कोई बात नहीं हुई थी। फिर हम अगली सुबह अपने काम पर चल पड़े थे। शाम को आए वापस तो मम्मी आज भी किचन में मुझे काम करती हुई दिखाई पड़ी। मैं माँ से हंसते हुए पूछने लगा कि माँ, आराम कर लिया करो, मैं जब भी आती हूँ आप किचन में काम करती दिखाई देते हो। वो हंसते हुए कहने लगी, बेटा सारे दिन तो पड़ी पड़ी सो रही हूँ और मेरे पास में काम ही क्या है। अब तेरा आने का टाइम हुआ तो मैं किचन में आ गई कि बिटिया के लिए खाना बना सकूं। और हंसने लगी। मैं भी माँ के साथ हंस पड़ी कि चलो माँ, मैं अभी आ रही हूँ और आपके काम में हाथ बटाती हूँ। वो कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, तो दिन भर की थकी होगी, तो फ्रेश हो ले और मैं तेरे लिए चाय लेके आ रही हूँ। माँ मुझे ज़बरदस्ती कमरे में भेज दिया और फिर वो अपने काम में लग चुकी थी। अब रोज़ की तरह हम लोग खाना खा चुके थे और कुछ बातें माँ से मैं कर रही थी अपने भविष्य के बारे में कि आगे हम क्या करेंगे। है कि मुझे इस नौकरी से संतुष्टि नहीं थी, मैं कुछ आगे और करना चाहती थी, और उसी विषय पर मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। और माँ कह रही थी कि बेटा तेरी उम्र हो चुकी है,
तुझे अब शादी कर लेना चाहिए था। बोल तो मैं रिश्ता की बात करूं, या तेरे दिल में कोई है तो भी बता। लेकिन मैंने हंस करके टाल दिया, यानी कि नहीं माँ, मुझे अभी आगे और बढ़ना है, मुझे एक अच्छी और जॉब की ज़रूरत है। अब मैं बात को ख़त्म कर दिया। मैं अब सोने की तैयारी कर रहे थे, माँ बेटी दोनों मिल कर के, और उसी वक्त में फिर किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ आई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया ये कल वाला ही टाइम था जब कल मैंने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी थी। मेरे दिल में एक डर सा पैदा हुआ था कि पता नहीं क्यों वो आवाज़ सुन करके माँ उठ के जाने लगी, लेकिन मैंने माँ को रोक दिया कि नहीं माँ, वो बिल्ली होगी कल वाली, वो शायद खाने के लिए तलाश कर रही होगी और तभी ये बर्तन गिरा है। मैं अभी गई और अभी आई। मैं किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में जो बाहर का दरवाज़ा था वो तो बंद ही था, तो आखिर अंदर कौन है? कल वाली बात बिल्कुल सामने आ गई। और जैसे ही मैं दरवाज़ा पर पहुंची, अंदर से वैसे ही चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई भारी जूता पहने हुए है और उस किचन में आगे पीछे चल रहा हो। आवाज़ आ रही थी साफ साफ। मैं तो एक पल सही में डर गई थी, लेकिन मैं हिम्मती लड़की थी। मैं ऐसी बात से डरने वाली नहीं थी। ना मैं भूत प्रेत को मानती थी, ना कभी विश्वास करती थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर अंदर है कौन। हाँ, मैंने साकल खोल दिया और गेट को अंदर की तरफ धक्का दिया। जैसे धक्का दिया, मुझे टैप के पास में, किचन सिंक के पास में एक परछाई खड़ी हुई काले रंग की दिखाई पड़ी, और उसकी लाल आंखें तो मैं भूल नहीं सकती। बिल्कुल सुर्ख लाल रंग की आंखें मेरी तरफ घूरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए, और इसके बाद जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। मैं एकदम सन्न रह गई थी वो सब चीज़ें देखने के बाद में। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जो देखा है वो सच है या मेरे मन का भ्रम है। कि मैं पढ़ने वाली लड़की थी और मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करती नहीं थी, और वही मैं खड़े होकर सोच रही थी कि आखिर मैंने जो देखा है वो सच है या झूठ है। मैं फ़र्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं फ़र्क नहीं कर पा रही थी। कहीं मेरा दिमाग का ये खेल तो नहीं है कि जो मैंने देखा है वो दिमाग ने ही पैदा किया हुआ है मेरे मन के अंदर में। अब माँ चिल्ला रही थी, बेटा क्या हुआ क्या हुआ। और तब तक मैं बर्तन उठा करके जो गिरा हुआ था और फिर मैंने उसकी जगह पर रख दिया और दरवाज़ा बंद करके माँ की तरफ चली आई। माँ ने फिर पूछा कि क्या हुआ था बेटा। मैंने बोला हंसते हुए कि माँ कुछ नहीं, वही बिल्ली रही होगी, बर्तन गिरा के खाना नहीं मिला होगा उसको। मैं हंसते हुए बोली ताकि माँ को लगे कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन मैं अंदर में बिल्कुल दुविधा में फंसी हुई थी। मैं पढ़ाई करने वाली लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, और भला भूत प्रेत पर यकीन कैसे करे कि मुझे तो आज तक इस विषय पर कोई सिखाया नहीं गया है। अब मैं वही अपने मन में दुविधा में फंसी हुई थी। माँ कहने लगी, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना, क्या सोच रही तू। मैं कहने लगी कि माँ एक चीज़ बता, सच सच। वो कहने लगी, हाँ हाँ पूछ। मैंने माँ से पूछा कि माँ तूने भूत प्रेत को कभी देखा है अपनी लाइफ में अभी तक। मेरी माँ भूत प्रेत का नाम लेते ही उसका चेहरा डर गया, एकदम जैसे उसको शौक लगा हो। वो डर गई थी। मैंने पूछा, अरे माँ रहने दे, तू रहने दे, क्या हुआ, इतना तू डर कैसे गई। मैं जानती थी कि माँ डरपोक है, डर जाती है भूत प्रेत के नाम से। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था।
तभी माँ कहने लगी कि देख बेटा, रात के टाइम में इन लोगों का नाम नहीं लिया जाता है, रहने दे। अब मैं समझ चुका था कि माँ डरी हुई है, अब ये कुछ नहीं बताएगी। मैंने कि माँ छोड़, मैं इन बातों को नहीं यकीन करती, भूत प्रेत होता ही नहीं है, चलो तुम सो जाओ। अब फिर हमने बात को पलट दिया। अब फिर हम किसी और टॉपिक पर बात करने लगे थे। अब बात करते करते माँ कब सो गई मुझे पता ही नहीं लगा। जब माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं समझ गई कि माँ सो चुकी थी। अब फिर भी मैं कुछ देर जगी रही थी। इसके बाद मुझे नींद आ चुकी थी। मेरी जब नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ उठ करके पलंग पर बैठी हुई थी। चेहरा उसकी दूसरी साइड में था। उठते ही मैं माँ का चेहरा हमेशा देखती थी। अब मैंने माँ को बोला कि माँ, आप उस साइड में क्यों मुंह अपना घुमाए हुए हैं, मेरी साइड में करो ना कि मैं आपके चेहरा देख सकूं। लेकिन माँ दीवार के साइड में चेहरा किए हुई थी। पता नहीं माँ को क्या हो गया। मैं माँ के पास पहुँच गई और उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनकी तो आंखें सूजी हुई दिखाई पड़ रही थी और आंखों में आंसू भी चमक रहे थे। मैं ये सब बात देख करके एकदम हैरान हो गई कि आखिर मेरी माँ क्यों रो रही है, क्या हुआ इसके साथ में। मैं पूछने लगी, माँ क्या हुआ तेरे साथ में, किस बात की तुझे चिंता है। मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुकी हूँ, पिछली बातें सब भूल जा। तू समझ ले कि तूने बेटी नहीं बेटा को पैदा किया है, तुझे कुछ तकलीफ नहीं होने दूंगी माँ, तो इतना ध्यान रख। लेकिन माँ अभी भी चुपचाप थी। मैं माँ का आंसू पोंछने लगी और मैं पूछती रही कि माँ बता तो सही, तेरे साथ क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है, क्या पापा की याद आ गई है। आखिरकार कुछ देर के बाद में माँ ने चुप्पी तोड़ी और कहने लगी कि नहीं बेटा, मुझे रात में एक बुरा सपना दिखाई पड़ा है। मैं कहने लगी, माँ सपना तो सपना होता है, हर कोई देखता है, कोई बुरा देखता है, कोई अच्छा देखता है, ये तो ड्रीम है, ये तो दिमाग की उपज है, सब चलता रहता है। जो इंसान सोचता है उसके अकॉर्डिंग सपना आता रहता है। तूने ज़रूर भूत प्रेत का बारे में सोचा होगा और तभी वो सपना तुझे आया होगा। मैं माँ को ऐसे ही बोलने लगी थी। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, पहले मेरी बात तो सुन ले। और फिर वो सपना के बारे में बताने लगी। वो कहने लगी कि बेटा, जब मैं सोई थी गहरी नींद में तो मैं इसी पलंग पर सो रही थी, तू मेरे बगल में लेटी हुई थी और तभी मेरी आँख खुल गई। कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही थी जैसे कोई कह रहा हो कि ये घर मेरा है, तुम इस घर में क्यों आए हो। अब मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो मैं देख रही हूँ कि एक 8-9 फीट का काला कलूटा इंसान पलंग के पास खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में लाल रंग की रोशनी सी नजर आ रही थी। मैं देख करके उसको डर गई। वो बार बार मेरी तरफ उंगली करके चेतावनी दे रहा है कि तुम लोग इस घर को छोड़ दो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग के साथ में मैं बहुत बुरा करूँगा। और वो तेरी हाथ पकड़ लिया, तू नींद में सोई हुई है और तेरी हाथ पकड़ करके वो खींचता हुआ अंधेरे साइड में चला गया। मैं सपने में रोती रह गई, चिल्लाती रही कि मेरी बिटिया को छोड़ो, मेरी बिटिया को छोड़ो, हम लोग इस घर से चले जाएंगे। और तभी एक आवाज़ आने लगी कि तू रो मत। मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो तेरे पापा खड़े थे और तेरा हाथ पकड़े हुए अंधेरे से आ रहे थे पलंग के साइड में। और वो कहने लगे, तू अपनी बिटिया को अपने पास चिपका के रख और सुनो, ये घर खाली कर दो, ये घर बिल्कुल सही नहीं है, तुम लोग को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द इस घर को खाली कर दो। और तभी मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी बेटा।
और सुबह का सपना जो होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है। मैं माँ की सपना की सुन करके हंस पड़ी थी, यानी कहने लगी कि माँ रहने दे, सपना कभी भी देखो सपना ही होता है, रात में देखो या सुबह में देखो। कुछ नहीं माँ, तेरे दिमाग का सब उपज था और कुछ बात नहीं है। लेकिन माँ कह रही थी नहीं बेटा, मुझे हम लोग को ये घर छोड़ देना चाहिए। मैं कहने लगा कि देखो माँ, अभी तेरा सारा पैसा खर्च हो चुका है जो नाना जी ने दिया था। आप देखो मेरी सैलरी मिलने दो, और इसके बाद तो जहाँ कहेगी वैसा हम लोग घर ले लेंगे, इस घर को छोड़ देंगे। अब तो खुश हो जा। और फिर माँ हंस पड़ी थी। मैं अपने ऑफिस की तरफ नहा धो करके खाना वाना ले करके चल पड़ी थी। अब सारा दिन तो ऑफिस के काम में ही उलझती रह गई थी। जब शाम को आई तो वही वक्त था, माँ किचन में दिखाई पड़ रही थी, वो किचन में सब्जी वगैरह काट रही थी। अब मैं अपना फ्रेश होकर के किचन में जा पहुंची। माँ ने चाय लेकर के शायद आ ही रही थी, तब तक मैं किचन में पहुंच गई थी। माँ ने मुझे चाय का प्याला पकड़ा दिया। मैंने माँ से पूछा कि माँ कैसा रहा दिन तेरा। वो कहने लगी बेटा दिन भर तो सोते हुए बीता, अब मैं किचन में आ गई हूँ तेरे लिए खाना बनाने के लिए। अब फिर हम लोग बातचीत करने लगे थे। अब खाना भी बन रहा था, बातचीत भी कर रहे थे। अब फिर वही रात का वक्त आ चुका था। खाना खाने के बाद हम लोग पलंग पर जा कर के लेट गए थे और बातचीत करते हुए अब मैं नींद में जाने लगी थी। माँ कहने लगी बेटा तू सो जा, दिन भर ऑफिस में काम में थकी होगी। और वास्तव में मुझे आज बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, न जाने क्यों। अब मैं नींद में जा चुकी थी। माँ कब सोई मुझे कुछ मालूम नहीं। टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम हुआ होगा, लेकिन था तो रात ही। शायद 1 बज रहा होगा या 1:30 बज रहा होगा, ऐसा ही वक्त था। और अचानक माँ चीखने लगी थी जोर से। उनकी चीख सुन करके मेरी नींद खुल गई। कमरे की लाइट जल रही थी। अब मैं जब आंखें खोली तो क्या देख रही हूँ कि माँ एकदम उठ करके बैठी हुई है और डर के मारे थर थर काँप रही है और वो चीख रही है। अब मैं जब सामने देखी तो मैं देखती ही रह गई थी। जैसे माँ ने सपने में बताया था कि वो इंसान मुझे सपने में वार्निंग दे रहा था कि तुम लोग इस घर को छोड़ के चले जाओ, वैसे ही इंसान मेरे सामने में खड़ा था। दहकती हुई अंगार जैसी उसकी आंखें और वैसे ही परछाई मैंने किचन के अंदर में 2 बार देख चुकी थी और वही चीज़ अब मेरे सामने में खड़ा था। वो गुस्से में एकदम लग रहा था और माँ एकदम डरी हुई थी और चीख रही थी। अब मेरी तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई थी, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर तो कभी यकीन किया ही नहीं था। लेकिन अब सामने खड़े देख करके तो मेरे होश फाख्ता उड़ चुके थे। मेरे तो बदन में लग रहा था कि मैं पूरी तरह से कांप रही हूँ डर के मारे। मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और वो काला इंसान जो हमारे सामने में खड़ा था, जिसको देख करके हम लोग डरे हुए थे, अब वो बोलने लगा और मेरी माँ की तरफ उंगली करके कि मैं तुझे बोला था ना कि तू इस घर को छोड़ के चला जा, लेकिन तुझे समझ में नहीं आई। अब मैं तेरे साथ में वो हाल करूँगा कि तू भी याद रखेगी। अब तो वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, अब मेरी हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब मैं पीछे हटती जा रही थी डर के मारे। अब मैं बिल्कुल भी चिल्ला नहीं पा रही थी। मेरे मुंह जैसे सिल चुका है, होठ सिल चुका है, वैसा मुझे लग रहा था। लेकिन बदन डर के मारे थर 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 काँप रहा था। अब मेरी माँ मेरे आगे आ रही थी। नहीं नहीं, मेरी बिटिया को छोड़ दो, हम लोग कल ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, हमें माफ़ कर दो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे यहाँ से, आप मुझे बकस दो, आज भर का बस टाइम दे दो, कल हम लोग इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो
शैतान मेरी माँ को बात को नहीं मान रहा था। वो बार बार मेरी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और तभी लगा कि जैसे उस घर में एक धुआं सा दिखाई देने लगा। वो सफ़ेद धुआं बस थोड़ी दूरी पर नजर आ रहा था। उस सफ़ेद धुआं को देखते ही वो जो काला शैतान था उस तरफ मुड़ गया। सफ़ेद धुआं में पता नहीं क्या था, क्या उसने देखा कि वो एकदम पीछे हट गया और वो जैसे उस जगह से एकदम गायब सा हो गया था। वो सफ़ेद धुआं अभी भी गोल गोल हमारे कमरे के अंदर में घूम रहा था। हम माँ बेटी पलंग पर बैठे अब बिल्कुल डरे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सफ़ेद धुआं गोल गोल घूम रहा है, ये क्या चीज़ है। एक तो काला शैतान हम लोग को पहले ही डरा रखा है, हम पर हमला करने का कोशिश कर रहा था, और दूसरी चीज़ ये सफ़ेद धुआं, ये क्या चीज़ है। लेकिन ये सफ़ेद धुआं बस हमारे आसपास एक दो बार इधर से उधर घुमा और फिर जो काला शैतान जिधर गया था उसी साइड में वो धुआं चल दिया था। और कुछ ही देर के बाद में जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, ऐसी आवाज़ आने लगी थी। वो आवाज़ मैं बिल्कुल पहचान चुकी थी। वो उसी शैतान का था जो हमारी मम्मी को धमकी दे रहा था, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो बुरी तरह से रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पता नहीं किसके सामने में। अब फिर जैसे वहाँ पर सन्नाटा पसर गया था, सब कुछ शांत सा हो गया था। लेकिन हम लोग का हाल बहुत बुरा था। अब इस रात में हम जाएं तो कहाँ जाएं। अब जो माँ थी अब सीधा पिताजी की तस्वीर के आगे आकर के खड़ी हो गई, हाथ जोड़े और कहने लगे कि आप हमारी सहायता करो, आप हमारी सहायता करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। अब माँ को देख करके मैं भी अब माँ के पास जाके खड़ी हो गई थी और अपने पिता के आगे हाथ जोड़ लिए थे। दर्द तो अभी भी पूरा शरीर में फैला हुआ था। और इस तरह हम लोगों ने सारी रात काट दिया था उस शैतानी घर में। सुबह होते ही हम लोग थोड़ा बहुत अपना सामान ले करके और उस घर से ताला बंद किया और फिर हम लोग उसी गेस्ट हाउस में आ गए थे जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। जब उस गेस्ट हाउस में पहुँचे तब जाके हमारे मन को शांति मिली थी। ये बात हमने किसी से भी नहीं बताया ताकि हमारी बात पर अगर हम बोलेंगे तो भला कौन विश्वास करेगा। हम एक अनजान शहर में हैं, ऐसी कोई बात ना हो जाए, जिसका मकान हो वो शायद हम लोग पर दोष ना मढ़ने लगे। इसी वजह से हम लोग ने ये बात को बिल्कुल छिपा कर रखा था। अब हम गेस्ट हाउस में रह कर के ही अपने काम पर जाने लगे थे। वो पहला ही गेस्ट हाउस का रात था और जब हम काम से लौटे और वैसे ही खाना पीना खा करके हम सो गए थे और करीब रात का 1 बजे का टाइम था और अचानक मेरी माँ जाग पड़ी और मुझे उठा करके कहने लगी, उठ बिटिया, उठ बिटिया। मैंने क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ। वो कहने लगी, तेरे पापा सपने में आए थे। वो कहने लगे, तूने अच्छा किया उस घर के छोड़ करके। अगर तुम लोग उस घर में रहते तो शैतान तुम पर जरूर दोबारा हमला करता। मैं तो उस रात तुम लोगों को बचा लिया, लेकिन मैं हर रात तो नहीं आ सकता ना। तुम लोग बहुत अच्छा किया। वो बोलते बोलते रोने लगी। मैं एकदम माँ की तरफ देखती रह गई कि माँ क्या कह रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो बात मेरे दिमाग में समझ में आने लगी कि माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। शायद वो सफ़ेद धुआं जो हमने देखा था, जो गोल गोल कमरे के अंदर में घूम रहा था, वो शायद हमारे पिताजी की आत्मा थी और उस रात हमारी मदद करने के लिए उस घर में आई थी
और तभी वो शैतान हमारे पास से भाग चुका था, लेकिन हमारे पिता दिया था। और तभी वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा। मुझे ऐसा ही लग रहा था। अब मैं माँ से सारी बात कहने लगी। हाँ माँ, तू जो कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। अब हम उस मकान में कभी नहीं जाएंगे। आज ही हम जाकर प्रॉपर्टी वाले को चाबी दे आते हैं और हमेशा के लिए उस घर को हम छोड़ देते हैं। हाँ, अगली सैलरी पर हम कोई दूसरी जगह पर मकान लेंगे। उस जगह पर तब बिल्कुल हम लोग नहीं रहेंगे। और वैसा ही हमने किया। तो दोस्तों, ये थी रोशनी जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती है जो मुझे आप सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है जो आपको सुनने में बहुत पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। आप मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।